बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। आज के प्रोग्राम में हम बात करने लगे हैं कि इंतहाई अहम, हसास और तेज़ी से बदलती हुई आलमी सूरत हाल की, जहाँ पे मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी है। एक तरफ बड़ी ताकतों की सफारतकारी भी उसमें इन्वॉल्व है, और जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं या जो मईशत है वो एक दूसरे से तमाम तर ये जो सिचुएशन है, ये जो मामलात हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हमें नज़र आते हैं। ईरान, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के दरमियान जारी तनाव ने न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को एक अनसर्टेनिटी की जो सूरत हाल है उससे दो चार कर दिया। और इसी पस मंज़र में सिफारती रवाबित भी आपने देखा होगा कि ओवर द वीकेंड भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। हालिया दिनों में ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची के अहम दौरे बल्कि एक बार भी नहीं, दो बार इस्लामाबाद के हुए। मस्कत और मॉस्को भी वो पहुंच चुके हैं, और ये बहुत जो तवज्जो का मरकज़ बने रहे। ये दौरे ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब एक तरफ ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर बहस हैं, तो दूसरी जानिब रूस खुलकर ईरान के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को आगे बढ़ाने का इंदिया देता है। उसके बहुत से इशारे मिलते हैं। उसके बाद अगर मैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और अब्बास अराग़ची की मुलाकात को भी इसी तनाजुर में इंतहाई अहमियत का जो हामिल है वो करार दिया जा रहा है, जहां दोनों ममालिक ने न सिर्फ बाहमी ताल्लुकात बल्कि खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। उधर ईरान की जानिब से अमरीका को नई तजावीज़ भी दे दी गई हैं, वो पाकिस्तान के थ्रू ऑफ कोर्स, जिनमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलने, जंग बंदी और जोहरी मुज़ाकरात को मौखर करने जैसे नकात शामिल हैं। ये डेवलपमेंट इसलिए भी इंतहाई अहम है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आलमी तवानाई की सप्लाई के लिए एक इंतहाई हसास गुजरगाह है, और उसमें किसी भी किस्म की रुकावट वो पूरी दुनिया की मईशत को, जैसे अभी इसने किया हुआ है, वो पूरी मईशत को पंक्चर करती है। यही वजह है कि खाम तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा भी हो रहा है, जबकि आलमी स्टॉक मार्केट्स में भी गैर यकीनी का रुझान बरकरार है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार भी गैर मामूली रहा, जो बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात की तरसील अभी भी जारी है। इस्लामाबाद में होने वाले हालिया मशावरत और रवाबित किसी तनाजुर में भी देखा जा रहा है, जहाँ पे खित्ते में अमन के लिए संजीदा कोशिशें पाकिस्तान की जारी हैं, जो कि सराही भी जा रही हैं पूरी दुनिया की तरफ से। अब साथ ही यूरोपीय क़यादत के बयानात भी इस बहरान की पेचीदगी को ज़ाहिर करते हैं। जर्मन चांसलर की जानिब से ईरानी सिफारतकारी को गैर मामूली करार देना, फिर साथ ही अमरीकी हिकमत अमली पर सवाल उठाना, जबकि जर्मन वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करने का मशवरा देना, ये सब इस बात की निशानदेही करता है कि आलमी सतह पर भी इस मामले पर वाज़ेह तकसीम और बेयकीनी बरकरार है, मौजूद है। तो आज हम यही तमाम अहम टॉपिक्स हैं जिन पे तफसील से बात करने लगे हैं। ईरान और रूस के बढ़ते हुए ताल्लुकात, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ्त और जो रुकावटें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत है, ये तमाम तर मामलात हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, साथ ही मुझे ज्वाइन करें अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में, आप दोनों का ही। अब्दुल्ला साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं। सर, आपके ख्याल में पाकिस्तान इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रही, क्या पाकिस्तान के पास इतना सिफारती असर और रसूख है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अब नई जो तजावीज़ हैं वो पेश की गई हैं ईरान की तरफ से। सो वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ईरान की रेड लाइन्स जिनको कहा गया, खासतौर पर जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मुताल्लिक या जो नेवल ब्लॉकेड को ख़त्म करने की बातें, तो ये तस्लीम करने पर पाकिस्तान राज़ी करवा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। जहाँ तक ताल्लुक है जी कि नई तजावीज़, मेरे ख्याल में अभी तक ये सारी कयास आराइयाँ हैं, मीडिया के ऊपर बातचीत है। 4 लोग इसको पाकिस्तान में जानते हैं जो बिल्कुल सही डिटेल में जानते हैं। एक हमारे वज़ीर आज़म हैं, एक हमारे वज़ीर ख़ारिजा हैं, एक हमारे आर्मी चीफ़ हैं और एक हमारे DGISI जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो जानते हैं। बाकी सारे जो हैं वो ज़ाहिर है कयास के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि पाकिस्तान का डिप्लोमैटिक किरदार बहुत ही मस्बत और मजबूत रहा और अभी तक जारी और सारी है। पाकिस्तान इस सब में पेशरफ्त हो रही है। अभी अब्बास अराग़ची साहब के मुताबिक भी पेशरफ्त हुई। जो लोग ये बात कर रहे थे कि जी ईरान और पाकिस्तान में कोई दूरियां या गलतफहमियां पैदा हुई, आई थिंक के 24 घंटे में 2 दफ़ा पाकिस्तान तशरीफ़ लाना अब्बास अराग़ची साहब का इस बात को डिस्पेल कर देता है, ये तासुर ज़ाइल हो जाता है। दूसरी जानिब जो है वो नई शराइत के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि कोई नई शराइत हैं, क्योंकि शराइत तो वही हैं जो 10 बुनियादी नुकात जेडी वेंस साहब के साथ तय हुए थे। उसके अंदर जो 2 अहम पॉइंट थे जिनके ऊपर बातचीत की गई थी, एक न्यूक्लियर के ऊपर बिल्कुल कि जी वो बॉम्ब नहीं बनाएंगे, और दूसरी जानिब जो था वो आबनाए हुर्मुज़ को खोलने की बात की गई थी।
जब हमारे आर्मी चीफ वहां गए और उन्होंने वो कर दिखाया जो अमेरिका बतौर सुपर पावर ना कर पाया, आबना हुर्मुज को उन्होंने खुलवा के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके अच्छा। बाद वायलेशन जो थी वो शुरू हुई किसी और की जानिब से नहीं बल्कि अमेरिका की जानिब से। हम्म। क्योंकि अमेरिका जो है उसने ये सोचा कि हुर्मुज एक ऐसी जगह है जहां से हम चाइना की कंटेनमेंट कर सकते हैं इकोनॉमिक वे के अंदर। या। और यही वजह है कि उन्होंने हुर्मुज को खुली हुई हुर्मुज को बंद कर दिया, क्योंकि उनके थिंक टैंक्स ने ड्यूरिंग द वॉर टाइम ये असेस किया कि जनाब ये तो इकोनॉमिक चोक पॉइंट्स बन जाएंगे। और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से स्ट्रेट्स ऑफ मलाका के ऊपर इंडोनेशिया ने कहा कि हम भी टैरिफ आयद करेंगे, जहां तकरीबन 80% ऑफ चाइना ट्रेड जो है वो वहां से गुजरता है। फिर उससे पहले, जंग से पहले, आपको याद होगा कि जो ताइवान के साथ आबना जाती है 180 किलोमीटर की, उस पे भी चाइना और अमेरिका के दरमियान काफी टेंशन्स जो है वो डेवलप हो चुकी थी और आई बॉल टू आई बॉल आ चुके थे। तो अब हम्म। ये लग रहा ये है कि इकोनॉमिकली उनको अंदाजा हो गया कि अमेरिका कैन नॉट कम्पीट द इंडस्ट्री ऑफ चाइना, द प्रोडक्शन लाइन ऑफ चाइना। इस वजह से उनको जो प्रोडक्शन के लिए एनर्जी की जरूरत है उसको कहीं से रोक दिया जाए, और दिस इज व्हाट दे आर चलें, डूइंग ये राइट आपने बड़ा नाउ। इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया कि इसका तो असल मकसद सिर्फ ईरान को पंक्चर करना नहीं, उसकी मईशत को नहीं, या उसको प्रेशराइज करना नहीं, बल्कि ये कंटेनमेंट प्लान है फॉर चाइना। दिस इज अ न्यू पॉइंट दैट यू हैव एडेड। ब्रिगेडियर साहब, एक तो आप इस पॉइंट से अग्री करते हैं कि इसका असल जो मकसद है वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना है। दूसरा ये कि जो इस वक्त दौरा किया गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान, इस्लामाबाद के 2 दौरे, यूजुअली ऐसे होते हैं कि जब इस तरह के दौरे हो रहे हैं तो सर वो प्लान्स बदलते नहीं है, लेकिन उनका वापस पाकिस्तान आना, एक तो इसको किस तरह आप रीड करें। दूसरा, जो रशिया का दौरा किया गया, क्या वो इसलिए था कि जो यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम है उसकी ट्रांसफर की बात हो रही है, वो डिस्कस हुआ होगा। और ओमान में ये इसका मकसद हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसका बहुत बड़ा स्टेक होल्डर जो है वो तो ओमान खुद ही है, तो वहां पे वो डिस्कस हुआ होगा। देखिए, जहां तक इनके दौरों का तल्लुक है, तो पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि पहले वो पाकिस्तान आएंगे, फिर हम्म। ओमान जाएंगे, फिर वो रशिया जाएंगे। बीच में थोड़ा सा चेंज ही होगा कि ओमान के बाद फिर वो मुख्तसर टाइम के लिए पाकिस्तान आए और फिर आज रशिया में वो। इसमें कोई शक नहीं कि उनके रशिया के साथ बड़े पुराने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं, इसमें ऐसा दुनिया जानती है। और इस जंग के हवाले से भी, जंग से हट के भी रशिया के साथ उनका बाहमी राब्ता भी रहता है और एक्सचेंज ऑफ व्यूज भी रहते हैं। बहुत सारे एरियाज में रशिया उनको हेल्प भी करता है और उनकी आपस में डेफिनेटली ताल्लुकात की डिफरेंट नौयत है। तो वो तो उन्हें रिव्यू भी करना था रशिया के साथ, कुछ बातें, कुछ प्लान्स, कुछ नेगोशिएशंस के ऊपर जो भी उनका लेटेस्ट स्टांस है, जो डेवलपमेंट्स, वो भी नज़ारे उन्होंने शेयर करनी थी। ओमान के साथ वो स्टेट ऑफ हॉर्मज को शेयर करते हैं। जब स्टेट ऑफ हॉर्मज की मैनेजमेंट की बात होती है या हो रही है, तो उसमें ओमान को कॉन्फिडेंस लेना भी बहुत जरूरी है। और आपको पता ही है कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया तो उस वक्त अमान में ही मुज़ाकरात भी हो रहे थे ईरान और अमेरिका के। हम्म। पाकिस्तान डेफिनेटली एक उसमें बेसिकली मीडिएटर है। पाकिस्तान को तो उन्होंने इन कॉन्फ्रेंस लेना ही लेना था। तो ओवरऑल ये इंपॉर्टेंट दौरा है उनका, इस पे कोई दौरा ही नहीं है। और ये जो रिस्पाइट मिला हुआ है, जंगबंदी है, इसमें उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपने खित्ते के दूसरे ममालिक जिनके साथ उनके करीबी ताल्लुकात है, चाहे वो हमसाए हैं या उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उनके साथ दो तरफा बातचीत के जरिए लेटेस्ट अपने स्टांस जो है उनका है उस पर भी हमायत हासिल करे और उनकी भी इस बारे में राय ले। ये तो खैर एक ऐसी बात है जो कि उनका राइट है और वो पहले से उन्होंने अनाउंस किया हुआ था। ये नहीं है कि वो दौरा उनका सिर्फ पाकिस्तान का था तो वो अमान और रशिया भी चलेंगे। ठीक। अभी जहां तक ताल्लुक है आबना हुर्मज का, इसमें कोई दो राय नहीं है। आबना हुर्मज की अहमियत इस जंग में दुनिया के सामने खुल के सामने आई है और ये ऐसा चोक पॉइंट है जिसको चोक करके ना सिर्फ चाइना बल्कि अब यूरोपियन स्टेट को भी, यूरोपियन कंट्रीज को भी और खित्ते के दूसरे बहुत सारे ममालिक के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जो पैदा की हुई हैं। इस वक्त दुनिया में इकोनॉमिकली बहुत प्रेशर है और मैं ये जरूर कहूंगा कि इस तरह का जो अमेरिकन एक्ट है वो न सिर्फ एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट ईरान है ठीक है। बल्कि ओवरऑल भी ये दुनिया को उनके इस एक इकदाम ने बहुत मुश्किल में डाला हुआ है और ये बहुत देर तक चल नहीं सकता है। ऐसे नहीं हम्म। हो सकते आप अपने हुर्मज को ब्लॉकेड रखें और सिर्फ ईरान को तंग करने के लिए या इनडायरेक्टली चाइना। चाइना तो डोनाल्ड ट्रंप सब जा भी रहे हैं, ठीक है। उनके साथ उनके ताल्लुकात वैसे भी परसों चाइना की तारीफ भी कर रहे थे। तो ये हम्म। ओवरऑल जो इस वक्त हालात इकोनॉमिकली दुनिया में बने बने बना, इन हालात में बहुत देर तक ये सिचुएशन नहीं चल सकती। बेशक, इसको इसमें सिर्फ तो कोई एक ही शक नहीं है। तनाजुर में नहीं देखना चाहिए। ट्रू। तो दुनिया में बहुत अनरेस्ट है
ये तेल की कीमतें बिल्कुल। फिर ऊपर जा रही हैं, पावर शिफ्ट इकोनॉमिकली भी हम देख बहुत रहे हैं पूरी अंडर दुनिया के प्रेशर है। अंदर कि किस तरह से पावर जो है वो शिफ्ट हो रही है। अब्दुल्ला साहब, अब्बास अरागची ने ओमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साहिली ममालिक के तौर पर बातचीत की। क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में हम कुछ ऐसा एंटिसिपेट अगर करें कि ईरान है, ओमान, पाकिस्तान, ये मिलकर कोई ऐसा इलाकाई ब्लॉक भी बना सकते जो अमेरिका के बहरी असर और रसूख को चैलेंज कर सके, जो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाए? देखिए, जहां तक ताल्लुक है ओमान का और रशिया का, जो बाबर अलाउद्दीन साहब से बात की, मैं बिल्कुल देखें उसमें मेरा एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसी में ऐड करूंगा। पहली बात यह है कि ओमान के अंदर ईरान का हैवी वाटर मौजूद है और दूसरी जानिब रशिया के अंदर उनका 1100 किलोग्राम लेस एनरिच्ड यूरेनियम पहले से मौजूद है। ये भी हमें पता है कि यूक्रेन के अगेंस्ट उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, जो शाहिद कामिकाज़ी ड्रोन्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, और उनको वो ड्रोन्स भी प्रोवाइड किए रशिया को। इसलिए रशिया के साथ उनका एक बड़ा ताल्लुक है। एक हफ्ता कबल रशिया ने सालिसी की पेशकश भी की, लेकिन जाहिर है क्योंकि वो एक राइवल है अमेरिका का, और अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि उनकी सालिसी कबूल हो। जहां तक ओमान की बात है, ओमान वो तीसरा मुल्क नहीं हो सकता जहां टॉक्स हों, क्योंकि अगर ये होनी होती तो वो ओमान में ही शुरू होती, पाकिस्तान में न शुरू होती। अभी अब्बास अरागची साहब खुद ये कह चुके हैं कि टॉक्स के अंदर पेशरफ्त हुई है, लेकिन अमेरिका की सख्त शराइत जो थी वो दरमियान में हायल हो गई हैं। देखें, बुनियादी तौर पे बातचीत तो हो चुकी हुई है और मेरा ख्याल है कि आपको जल्द किसी डील के ऊपर ये आते नजर आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और वो होगी भी इस्लामाबाद के अंदर। अब जो आपने जिस बात का इंडिकेट किया कि ओमान, पाकिस्तान एंड ईरान, अमेरिका ने तो सदा यहाँ रहना नहीं है, आज नहीं तो कल जाएगा, और अगर वो यहाँ रह रहा है तो एट व्हाट कॉस्ट रह रहा है। दूसरी बात यह है कि जिधर हुर्मुज के अंदर ये जितनी भी जगह है, ये एक और भी इसकी अहमियत है, और वो है दुनिया का 2/3 इंटरनेट केबल कनेक्शन समुंदर के नीचे से जाना। और ये वो जगह हैं जहां अमेरिकन बहरी बेड़े नहीं आ सकते, क्योंकि बहुत शैलो वाटर है। और इसका मतलब यह है कि अगर ईरान एक हमला करे तो ये इंटरनेट केबल कनेक्शन खत्म हो जाएगा, जिससे पूरी दुनिया का ई कॉमर्स और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग और दुनिया का आईटी बिजनेस, ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ यूरोप का, ये तमाम हॉल्ट हो जाएगा और 90% इफेक्ट करेगा पाकिस्तान और इंडिया को। इसलिए ये एक इतना बड़ा वेपन है जो अगर इस्तेमाल हो गया तो इसको 1-2 दिन में नहीं, 1-2 हफ्तों में नहीं, बल्कि शायद ये महीनों के अंदर जाके भी रिस्टोर ना हो पाए। तो ये एक इतना बड़ा वेपन है जिसको अभी येट टू बी एक्सप्लोर्ड। दूसरी जानिब जो है वो आप देखें कि आबनाए मला जो साथ बाबल मंदब है, उसकी बंदिश के हवाले से अभी वो कार्ड, ट्रंप कार्ड जो है वो इस टाइम पे ईरान के पास है। डोनाल्ड ट्रंप के पास 2 दिन पीछे रह गए हैं, जहां कांग्रेस से उन्होंने जंग की तौसीक के लिए इजाजत लेनी है, विच आई डाउट कि उनको मिलेगी। और अब इसके अंदर आ जाते हैं मुस्तकबिल के हवाले से। देखें, चाइना जाना है तो चाइना क्या लेके जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कि हमारी जंग हो रही है, हम 2 मुल्क जो कि न्यूक्लियर थे, हमने मिलकर हमला किया एक नॉन न्यूक्लियर मुल्क पे, और अभी हम मज़ाकरात खेल रहे हैं, ये लेके जाएंगे। तो टॉकिंग पॉइंट्स में सबसे पहले वो सदर शी जिनपिंग पूछेंगे, जनाब ईरान का क्या हुआ, बजाय इसके कि वो इक्तसादियात पे बात करें, कोई स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर उनके साथ डायलॉग करें, वो ईरान के ऊपर बात करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास, देखें, घड़ी डोनाल्ड ट्रंप के पास है और वक्त ईरान के पास है। इस गेम के अंदर लूजर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। अच्छा बाबर साहब, डोनाल्ड ट्रंप पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे हमने देखा कि अटैक हुआ, फिर उसके बाद मुख्तलिफ, जाहिर है इस तरह की जब कोई बात होती है तो कॉन्स्पिरेसी थीरीज भी बहुत सी आ जाती हैं, इसमें भी मुख्तलिफ हो रही हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये स्टेज्ड है, लेकिन कुछ तज्जियाकारों का ये तज्जिया है कि ये इसराइल की तरफ से किया गया होगा, ताकि जो एक अनपॉपुलर वॉर है, जो ग्राफ गिर रहा है उनकी पॉपुलैरिटी का, क्योंकि ये इसराइल की जंग है तो वो उसको ज़रा पॉपुलैरिटी मिल सके। लेकिन सर एट द सेम टाइम जो उनका ये मानना भी है कि ये इसराइल की तरफ से इसलिए भी, लेकिन उसके बाद जो प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही सेड कि ये it has nothing to do with Iran, it has nothing to do with the war. That means कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जंग से निकलने की कोई ना कोई कोशिश है, वरना वो ईरान के ऊपर फेंक देते। तो सर इसको आप किस तरह रीड करते हैं? देखिए, इससे इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद ईरान, और वाकई अगर जरा सा भी बीच में कोई लिंक होता ना जी तो फौरन वो कह देते। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब को हम पिछले कुछ अरसे से ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं
ईरान के साथ जंग के हवाले से। अदरवाइज उनकी शख्सियत को देखें तो उन्होंने गुज़श्ता 1.5 साल में जब से अमेरिका के सदर बने, अमेरिका के अंदर भी बहुत तफरीक पैदा की है ना जी। तो वहां पर भी उनके मुखालफिन जो है वो कम नहीं है, बड़े उन्हें जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी लूज की है वहां पर भी लोग उनसे नाला हैं। और अमेरिका के अंदर उनके जो इकदामात की वजह से वहां पर भी सियासत में नफरत आई है, सियासत में तकसीम आई है, सियासत में वहां पर भी एक्सट्रीमिज्म आया है। ये जो पॉपुलिज्म की सियासत होती है इसका सबसे नुकसान ये होता है कि ये मुखालफत को नफरत की तरफ ले जाते हैं। और वहां पर जब इस तरह के माहौल में आप रहेंगे तो बहुत सारे मुखालफिन आपके ऊपर किसी भी लिमिट, किसी भी इंतहा को जा सकते हैं। उन्होंने आज उनका सुबह बयान मीडिया पे आ रहा था कि वो शख्स हैप्नोटाइज था या बहुत ज्यादा वो एंटी जो कहते हैं ना क्रिश्चियनिटी था या मसीहत के वो खिलाफ था और मेरे भी बहुत खिलाफ था। तो इस तरह की चीजें तो फिर होंगी, यही तो नुकसान होता है जब सोसाइटीज को आप डिवाइड करते हैं तो फिर आपको इस तरह की चीजें देखनी पड़ती है। बाकी कंस्पिरेसी थ्योरीज में जो बातें चल रही हैं कि इसराइल ने किया या स्टेज ड्रामा, कुछ भी हो सकता है। आप किसी भी चीज के मतलब यहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ या विद अथॉरिटी कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इससे बहुत सारे सवालात उठते हैं और जो सवालात उठे हुए हैं अभी उन सवालात के जवाब इनको देने चाहिए। इनके पास उन सवालात के जवाब तो नहीं है। और इसलिए नहीं है ना कि ये लोगों की बातें जो है वो किसी हद तक ठीक है। जब आपने इस हद तक एक नेशन को दुनिया में तनहा कर दिया है तो देखें इस तरह पहले तो कभी नहीं हुआ था ना। ईरान के मैं तो जब भी बात करता हूँ मुझे कहता हूँ दोनों को रियलिटी में देखना चाहिए। ईरान के अपने इश्यूज हैं, अमेरिका के अपने इश्यूज हैं, लेकिन चूंकि जंग अमेरिका ने शुरू की हुई है, आपने हुर्मुज़ के ऊपर ब्लॉकेड लगा के एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने किया है, इसलिए हम सब कहते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। चले, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ट्रू दैट। बहुत शुक्रिया माजर के साथ आपको इंटरप्ट किया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक शामिल करते प्रोग्राम में, जल्दी से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत की अगर बात की जाए तो हर हुकूमत के साथ एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन भी हमेशा देखी गई। मुस्लिम लीग नून के दौर की बात करूं तो पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन जमात के तौर पर देखी गई। इसी तरह पीपल्स पार्टी के अदवार में नून लीग स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन में नजर आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो उस वक्त पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत कई ऐसी सियासी जमातें थी जिन्होंने पीडीएम की शक्ल इख्तियार की और वो पीडीएम की शक्ल में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का मुजाहिरा किया। लेकिन अब जब 2026 में हम इस वक्त ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुख्तलिफ जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत तो बन चुकी है, तो उसमें कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन हमें नजर नहीं आती। या फिर अगर मैं दूसरे अल्फाज में ये कहूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे बेहतर ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकती थी तो शायद गलत नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का किरदार तो अदा कर सकती थी, लेकिन जो धड़ेबाजी की खबरें हम बार बार देखते हैं, आपसी लड़ाइयाँ, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया तो शायद ये गलत नहीं होगा। यही वजूहात हो सकती हैं कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने लिए रिलीफ लेने में बज़ाहिर नाकाम दिखाई देती है। इसी असना में रोजनामा मुमताज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान ने पार्टी क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए असम्बली से इस्तीफ़ा देने और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने का पैगाम भिजवाया और यह मुबैना तौर पर पैगाम जो है वो भिजवाया गया। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक इमरान खान से बैरिस्टर सलमान सफदर की एक मुलाकात हुई थी जिसमें इमरान खान ने शदीद गम और गुस्से का भी इजहार किया और कहा कि पार्टी के वकला क्या कर रहे हैं। और ये जो गम और गुस्से की खबर से बैरिस्टर सलमान सफदर ने आके बाहर नहीं बताई, ये इससे पहले अलीमा खानम की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि वो बार बार कहती हैं कि जो वकला हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टी क़यादत क्या कर रही है, असम्बलियों में बैठ के वो मरात इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी पर कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाएं वो इस पैगामात पर वजाहतें देते हैं और कुछ इस पैगाम की तरदीद कर देते हैं। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सूबाई वज़ीर इत्तलात शफी जान साहब ने। शफी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हम बात कर लेते हैं कि इस वक्त जो मुबैना, हम काफ़ी दिनों से ये बातचीत जारी भी है कि एक पैगाम आया इमरान खान का जिसके मुताबिक जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनको इस्तीफ़े दे देने चाहिए, केपी असम्बली जो है वो टूट जानी चाहिए। उस पर अली मोहम्मद खान साहब या दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है उनसे जब बात हुई उन्होंने कहा कि इस तरह का कोई भी पैगाम नहीं आया। आपकी क्या राय है इस पर? सबसे पहले आपका शुक्रिया
जहाँ तक सलमान सफदर साहब की मुलाकात का ताल्लुक है, तो सलमान सफदर साहब पिछ 2 दफ़ा एक सुप्रीम कोर्ट के फ्रेंड ऑफ कोर्ट बने तो खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। फिर हाई कोर्ट के हुक्म पे उनकी एज़ अ वकील जो है इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। पिछले 600 दिनों से इमरान खान साहब की ना फैमिली से मुलाकात हो रही है, ना वकीलों से मुलाकात हो रही है। फिर पिछले 200 दिनों से वो आइसोलेशन में भी है। जो आखिरी मुलाकात हुई थी सलमान सफदर साहब की तो उसमें काफ़ी चीज़ों को डिटेल में वहाँ पे गुफ्तगू हुई। एक जो 9 अप्रैल का जलसा था उसको कैंसल किया गया और इमरान खान साहब ने पीस और हार्मनी के अल्फाज इस्तेमाल किए। फिर एक और डायरेक्शन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दी कि आप 10 दिनों के अंदर-अंदर खैबर पख्तूनख्वा में एक जलसा करें, जिसपे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई और उन्होंने मर्दान का इंतखाब किया और फिर उसके साथ 19 तारीख का इंतखाब किया। सोहेल आफरीदी साहब ने मर्दान के जलसे से खिताब किया, जुनैद अकबर खान साहब वहाँ पे मौजूद थे, गौर साहब वहाँ पे मौजूद थे और वो जो जगह तहरीक इंसाफ ने सेलेक्ट की थी मर्दान में, वो जगह कम पड़ गई थी। इमरान खान साहब ने इसी ग्राउंड पे इससे बड़ा जलसा किया था और इसके बाद अगर कोई जलसा मर्दान की तारीख में हुआ है, तो वो सोहेल आफरीदी साहब का जलसा था। जहाँ तक जिस इस्तीफों की आप बात कर रहे हैं, जिस असम्बली की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहली बात ये है कि हमारी मजबूरी इक़्तिदार नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब भी इमरान खान साहब ने इस्तीफों की बात की, तो तमाम अरकान ने इस्तीफे भी दिए, पंजाब की हुकूमत को भी तोड़ा गया, फिर खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को भी तोड़ा गया। इस किस्म का कोई पैगाम जो है सलमान सफदर साहब नहीं लेके आए। उन्होंने बाकायदा इस बारे में ट्वीट भी की। काफ़ी और पैगामात जो है वो सोहेल आफरीदी साहब तक मिल चुके हैं। सोहेल आफरीदी साहब की हुकूमत पे, उनकी गवर्नेंस पे इत्मीनाद का इज़हार किया गया है, उनको शाबाश दी गई है। स्ट्रीट मूवमेंट के तनाज़ुर में उनको मैसेज दिया गया है जिस पे आफरीदी साहब और पॉलिटिकल कमेटी प्लानिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम स्ट्रीट मूवमेंट के तनाज़ुर में ही पंजाब का दौरा करने वाले हैं। अच्छा, आपने 9 अप्रैल का जिक्र किया शफी, आपने कहा कि 9 अप्रैल का जो जलसा है वो जो है वो डिले किया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। उस पे हम लोगों को कुछ रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट किया था कि महमूद खान अचकज़ई साहब और जो सूबाई क़यादत है केपी की, उनके दरमियान ज़रा कोई तल्ख़ कलामी हुई थी बिकॉज़ महमूद खान अचकज़ई साहब चाहते थे कि मुल्क के मफाद में, वसीतर मफाद के अंदर वो जलसा नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सोहेल आफरीदी साहब का मैं कहूँ तो उनका ये मानना था कि ये जलसा होना चाहिए। तो वो नाराज़गी अभी तक चल रही है या महमूद खान अचकज़ई साहब की कोई नाराज़गी नहीं है? देखिए, इस वक़्त कोई नाराज़गी नहीं है अचकज़ई साहब के बीच में और वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब के बीच में या तहरीक इंसाफ की कोई भी नाराज़गी नहीं है अचकज़ई साहब से और ना ही अचकज़ई साहब की कोई नाराज़गी है तहरीक इंसाफ पे। कोई एक-दूसरे को कंप्लीटली एतमाद है एक-दूसरे पे। आज अच्छा। आफरीदी साहब की मुलाकात भी हुई है अचकज़ई साहब से। देखिए, 9 अप्रैल का जलसा इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक ही मुलतवी किया गया था और जो मर्दान का जलसा था, वो भी इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक ही मुनक्किद किया गया था। तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत जो है वो इमरान खान साहब के पास है। उनका जो भी फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा, उसको मनो-अन कबूल किया जाएगा। वो ठीक। जो भी हिदायत देंगे उस पे लब्बैक कहा जाएगा। ठीक। अच्छा शफी, खान साहब ने वकला और असम्बली अरकान पर तनकीद की कि अभी तक उनकी रिहाई के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अलीमा खानम ने भी खान साहब की वकला और पार्टी रहनुमाओं पर तनकीद की तस्दीक की है और जो तनकीद खान साहब ने की वही तनकीद अलीमा खानम भी करती हैं। पहले अलीमा खान साहिबा की ये गुफ्तगू सुनते हैं, फिर शफी मैं उसके आपके पास आती हूँ उसके जवाब के लिए। जी, इमरान खान के केसेस, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है। ये इमरान खान ने खुद कह के भेजा हुआ है। लॉयर्स का आखिरी बात क्या कही है? मैं बहुत मायूस हूँ लॉयर्स के साथ। सलमान सफदर को कह के भेजा है। मैं मायूस हूँ, सीनियर लॉयर्स हैं इतने ज्यादा और किसी ने एफर्ट नहीं की, प्रेशर नहीं डाला। कई दफा उन्होंने कह के भेजा है, जाके ये नहीं कहा कि आप मेरा केस में जाकर बैठें। सलमान सफदर लॉयर है, ठीक है ना, उसमें बैठना क्या है? इमरान खान ने कहा है आप जाकर बैठें जब तक आप मेरा केसेस नहीं लगाते, क्योंकि नहीं लग रहे। जी शफी, ये शॉट आपने ज़रूर सुना होगा, मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि इमरान खान की सेहत से मुतालिक अलीमा खान की गुफ्तगू है जिसमें वो कह रही हैं कि फैमिली का एजेंडा यही है, फैमिली चाहती है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल में इलाज करवाया जाए और उनके केसेस लगवाएं। तो ये केसेस और इलाज से मुतालिक अभी आपकी क़यादत क्या कर रही है? देखिए, पहली बात यह है कि अलीमा आपा जो है वो इमरान खान साहब की बहन है और जो बहन और भाई का रिश्ता होता है वो मोहब्बत भरा होता है, तो उनका गुस्सा भी जायज़ है, उनका गिला भी जायज़ है। जहाँ तक वो वकला की बात है तो इस वक्त चेयरमैन भी वकील है, जनरल सेक्रेटरी भी हमारे जो हैं सलमान अकरम राजा साहब वो भी वकील हैं। फिर वकीलों को टिकटें भी दी गई, वकीलों को सेनेटर भी बनाया गया। तो वकीलों जिस तरीके से वकील लगे हुए हैं वो उसमें ज़रा तेज़ी आनी चाहिए और इमरान खान साहब के केसेस को फ़ॉलो करना चाहिए।
हाई कोर्ट पे भी प्रेशर बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट बड़ी वीक फुटिंग्स पे है, क्योंकि हाई कोर्ट जो है वो अपने फैसले की इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रही। वो जो भी फैसला करती है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब जैसे आप देख लें कि ट्यूसडे को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि इमरान खान साहब से उनकी फैमिली की मुलाकात हो, वकला की मुलाकात हो, नहीं करवाई जाती। जेल सुपरडेंट इतना तगड़ा है कि वो ना आइन को मानता है, ना कानून को मानता है, और ना ही हाई कोर्ट के हुक्म को मलूज़े खातिर लाता है। फिर उसकी रिएक्शन में मंगल के रोज अडयाला के बाहर धरना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा आईनी और कानूनी हक है। पहले जो कानून गैर कानूनी काम है वो गवर्नमेंट करती है। वो लेकिन शफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप मुलाकात की बात कर रहे हैं कि ऑर्डर्स के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जा रही है, लेकिन हमें तो जो रिपोर्टर्स हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को कवर करते हैं वो तो ये कह रहे हैं कि मुलाकात के लिए कोई क़यादत पहुंच ही नहीं रही है। 2-3 पिछले जुमेरात से ये खबर आ रही है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए लिस्ट जाती है, लेकिन आपकी क़यादत वहां पर पहुंचती नहीं है। इसकी तस्दीक या हर तरदीद आप मंगल जरूर को कीजिए जी। हर मंगल को उनकी मंगल और फैमिली जुमेरात मौजूद 2 होती दिन है है। ना? फैमिली मौजूद होती है। मंगल का दिन फैमिली का और वकला का है। जी वकला हाँ। भी मौजूद होते हैं, फैमिली भी मौजूद होती है। जुमेरात के दिन जो होता है वो उनके जो रुफ़का हैं या पार्टी की जो लीडरशिप है ट्रू। वो मिलने जाती है। पिछले जुमेरात को भी वहाँ पे लोग मौजूद थे। अगर एक जो दिन कोई नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी जुमेरात को वहाँ पे कोई नहीं होता। हर जुमेरात को वहाँ पे लोग होते हैं। ये हुकूमत इतनी खौफज़दा है इमरान खान साहब से कि ना तो ये अच्छा मुलाकात शफी, यहाँ पे करवाती थोड़ा है, सा मैं बल्कि आपसे एतराज करूंगी बहुत रिस्पेक्टफुली, क्योंकि जो हमारे रिपोर्टर्स एज आई सेड अर्लियर जो रिपोर्ट को जो कवर करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट को, उन्होंने मुसद्दिक का इतला दी कि 2 हफ्ते 2 जुमेरात जो हैं वो क़यादत के दिन थे और वो इमरान खान से मुलाकात के लिए कोई भी नहीं आया। देखिए, एक मैं एक जो है जुमेरात को आपको कह सकता हूँ, लेकिन दूसरे जुमेरात को वहाँ पे लोग मौजूद थे। अच्छा। और मैं अपने ज़ाती तौर पे अगर आपको कहूँ कि तहरीक इंसाफ के सूबाई जो इस वक़्त मेंबरान हैं असेंबली में, उनके नाम होते हैं, या फिर जो हमारे एमएनएज़ हैं, उनके नाम जब भी आते हैं, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। अगर जब भी आप देखेंगे कि जो एमपीएस, एमएनएज़ के नाम होते हैं या पार्टी लीडरशिप के नाम होते हैं, तो तमाम लोग जुमेरात के दिन वहाँ पे मौजूद होते हैं, सिवाय एक जुमेरात में जिसमें कुछ वकीलों के नाम थे उसमें। अच्छा, तो आप लोग ये अभी फिर इरादा रखते हैं कि इमरान खान के जो सिंबॉलिक एहतजाज वगैरह किए जाते थे, आपके कहने का मतलब है कि वो उसी तरह से जारी है, क़यादत जो है वो जरूर पहुंचती है इमरान खान से मिलने के लिए? और जो देखिए, आप देखेंगे अलीमा खान एतराज कर रही है कि जो वकला हैं या जो लीडरशिप है वो अपने सिर्फ स्टेटस को एंजॉय कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। अलीमा आपा ने ओहदेदारों की बात की थी। उन्होंने कहा था कि तमाम ओहदेदारों को अडयाला के बाहर पहुंचना चाहिए। मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूं कि जो ओहदेदार ओहदे का वजन नहीं उठा सकता, बयानी का वजन नहीं उठा सकता, अडयाला के बाहर इमरान खान साहब के लिए वो नहीं पहुंच सकता, उसको अपने ओहदे से साइड लाइन करना चाहिए, वहां किसी और को रिप्लेस कर देना चाहिए। बिल्कुल अलीमा आपा का जो मुतालबा है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फिर आप एक और चीज देखेंगे कि अमंगल के रोज वहां पे जो फसातियत है, जो बर्बरियत है स्टेट की, वो भी देखेंगे। गिरफ्तारियां भी होती है, वहां पे लाठी चार्ज भी होता है, शेलिंग भी होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी होता है, लेकिन तमाम तर सख्तियों के बावजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनकी फैमिली के हमरा वहां मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा शफीक, कुछ दिन पहले फवाद चौधरी साहब का एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा कि 3 बड़े रेजिग्नेशंस आ सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। आप बता सकते हैं कि ये किसकी तरफ इशारा करना चाह रहे हैं फवाद चौधरी साहब? देखिए, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो खुद को रेलेवेंट साबित करने के लिए इस किस्म के बयानात देते हैं। फवाद अच्छा। चौधरी साहब वो शख्सियत है जो पार्टी को मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को अकेला छोड़ के एक 3 दिन की जेल काट के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ के चले गए, और वो आईपीपी में शामिल हुए। वो फुटेज भी आपके सामने होगी। तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत पे उनको कोई हक नहीं है कि वो इस तरह के कमेंट्स करे। ऐसी कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। अच्छा, ऐसे कोई भी इस्तीफे नहीं आने लगे। अच्छा, एक चीज़ जो इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही है, जिस पर खासतौर पे हुकूमत बात कर रही है बतौर आपकी एज एन ऑपोजिशन जो प्रेजेंस है, उसके हवाले से इख्तियार वली साहब को अगर मैं कोट करूं या फिर दीगर भी जो रहनुमाएं हुकूमत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है। ये तो अब 1000 बंदा भी नहीं निकाल सकते। और वो मिसालें देते हैं आपके जो रिसेंटली जलसे हो रहे हैं, जो अभी आपका रिसेंटली जलसा हुआ मुजफ्फराबाद के अंदर, प्लीज़ उसके बारे में बताइएगा। कुछ हमें ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये काफ़ी पैसे खर्च करके तो हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल हुआ और वो सरकारी भी नहीं थे, और वो वहाँ पे सोहेल आफरीदी और सलमान अकरम राजा साहब इकट्ठे गए, तो वो कोई मैसेज था लीडरशिप के लिए या क्या था वो? पहली बात यह है कि जहां तक तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर की बात है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। पार्लिमान के अंदर हो, वोटर के एतबार से हो, या फिर स्ट्रीट पावर के एतबार से हो।
अगर हुकूमत ये समझती है कि तहरीक इंसाफ के पास लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं निकाल पा रहे, तो फिर हमें एनओसी दे दें। हमें पंजाब में 9 मई के बाद 2 दफा एनओसी मिली है, एक संजानी के मकाम पे जो जैम पैक शो था, और एक लाहौर के एक साइड वाले ग्राउंड पे मिली थी, जिसमें आपने देखा होगा कि इंतजामिया जो है वक्त से पहले स्टेज पे चढ़ के माइक्स खींच रहे थे, लाइटों को तोड़ा गया। तो इनकी तो इतनी खौफजदा है तहरीक इंसाफ के, ये तो एनओसी नहीं देते। अगर उनको ये लगता है कि हमारे पास लोग नहीं है, हमें एनओसी दें, हमें एक्सपोज करें। मर्दान का जलसा आपने देख लिया, जगह कम पड़ गई। जहां तक मुजफ्फराबाद की बात है, तो स्ट्रीट मूवमेंट के तनाजुर में ही सोहेल अफरीदी साहब वहां पे गए थे, और वो एक कामयाब शो था। आपने देखा होगा जिस तरीके से नौजवान वहां पे मौजूद थे। वहां पे मुजफ्फराबाद की जो सेंट्रल बार है, उनसे उन्होंने खिताब किया, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट को लीड किया। जहां तक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल की बात है, तो आपने पहली दफा देखा होगा कि कोई वजीर आला जो है वो पार्टी फंड से जो है वो हेलीकॉप्टर का जो खर्चा था उसको पहले पे किया गया, फिर उसका इस्तेमाल किया गया। तो इस तरह के इस किस्म की जो मिसालें हैं वो आपके सामने पहले कभी नहीं आई। यहाँ पे गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं, इसी हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की हेलीकॉप्टर है, इसी को इस्तेमाल करता है। वो कोई भी जाती जो है फंड से या पार्टी के फंड से कभी उन्होंने पे नहीं किया, हमेशा उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से ही इसका खर्चा उठाया। फिर दूसरी बात यह है कि जहां तक हेलीकॉप्टर की बात है, तो अफरीदी साहब ने पहले 8.5 लाख रुपए तकरीबन पे किया पार्टी के फंड से, उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया। जो कफायत शारी की एक मुहिम है वो सिर्फ आपको खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त नजर आ रही है। दूसरे साइड पे कहीं पे 11 अरब का जहाज खरीदा जा रहा है, या फिर कराची में जब प्राइम मिनिस्टर जाता है 37 गाड़ियों का काफिला आपके सामने है। एक जो कराची का दौरा था 5 करोड़ का इस अवाम के टैक्स के पैसों पे किया गया, जहां पे कराची में सिर्फ एक शादी की मुबारकबाद देनी थी और एक जो फौतगी हुई थी उस पर ताज़ियत करनी थी। बात बड़ी वाज़ेह है कि दूसरे साइड पे 9.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी जा रही है। सेनेट के चेयरमैन के लिए वाहिद खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। जो बम गिराया गया पेट्रोल का, जो आम तबके पे जो निचला तबका है जिससे इफेक्ट हुआ, वो बोझ भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उठाया। मोटरसाइकिल सवारों को 2-2 हज़ार रुपए भी दिए गए। फिर अब हम किसान पैकेज लेके आ रहे हैं, क्योंकि फसल यहाँ पे जो गंदम की कटाई है वो शुरू हो चुकी है। वहां पे डीजल यूज होता है, थ्रेशर इस्तेमाल करते हुए जो इजाफी बोझ इस हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराया है आम आवाम पे, किसानों पे जो बोझ पड़ेगा वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उठाएगी। बीआरटी के किराए हमने नहीं बढ़ाए, जो किराया पेट्रोल बम से पहले था वही आज भी लिया जा रहा है। चलें ठीक है, इस पे आपका पॉइंट आ गया। शफी, मुझे ये भी बताएं कि शेर अफजल मरवत साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिका रहनुमा भी हैं, उन्होंने आज सोहेल अफरीदी के बतौर वज़ीर आला इंतखाब को चैलेंज करने का ऐलान किया। उनका ये कहना था कि केपी की तबाही और ख़राब गवर्नेंस का जो हशर है वो ज़ुबान ज़द-ए-आम है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को जब मेरे चैलेंज करने के बारे में मालूम हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना, लेकिन अब मैं अली अमीन गंडापुर की जो बात है उसको रद्द कर रहा हूँ और इंतखाब को चैलेंज करूँगा। उन्होंने साथ ये भी कहा कि उम्मीद है सोहेल अफरीदी घर जाएंगे, मेरी उनसे कोई ज़ाती अदावत नहीं है, लेकिन सोहेल अफरीदी को लाने का फैसला ही गलत था। उनको लाने के फैसले ने पार्टी को तोड़ के रख दिया। अच्छा, साथ वो ये भी कहते हैं कि सोहेल अफरीदी पार्टी की मज़ाहमत की ताकत को भी निचले मकाम पर ले आएं, और पार्टी अगर बचानी है तो उसका एक ही रास्ता है कि सोहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा को साइडलाइन किया जाए, और जो इख्तियारात हैं वो बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर को दे देने चाहिए। तो ये जो एक तरफ नफरत है उनकी सोहेल अफरीदी और सलमान अकरम राजा, उस पर आप क्या कहेंगे? और जो मोहब्बत है बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर के लिए, ये क्या स्टोरी है सर? पहली बात यह है कि शेर अफजल मरवत कौन होते हैं कि वो ये फैसला करेंगे कि किसको लाना है और किसको हटाना है। तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी है। इमरान खान साहब जो डिसाइड करेंगे, जिसको नामजद करेंगे, जिसको जनरल सेक्रेटरी लगाएंगे, जिसको चेयरमैन लगाएंगे, मनो अन कबूल किया जाएगा। मरवत साहब को तहरीक इंसाफ से निकाला गया है, और ये इखलाक का तकाजा है कि मरवत साहब जिस मैंडेट पे बैठे हुए हैं इस वक्त, वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं, वो इमरान खान साहब का मैंडेट है। उनको चाहिए कि वो इस सीट से इस्तीफा दें, जाके अपने हल्के में आज़ाद इलेक्शन लड़ना है, किसी और पार्टी से लड़ना है, वो लड़े, जीत के आए, फिर इन चीज़ों को चैलेंज करें। अली अमीन गंडापुर साहब ने इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा जो है इमरान खान साहब ने यह हिदायत जारी की थी और बड़े ग्रेसफुली उन्होंने इस्तीफा दिया इमरान खान साहब के हुक्म पे। उन्होंने कहा कि इमरान खान तो जेल में बैठे हैं, माजी के एक जो ऑर्डर है उसका उन्होंने हवाला भी दिया, उसी के तहत उन्होंने चैलेंज भी किया कि जेल में बैठा हुआ बंदा तो ये ऑर्डर दे ही नहीं सकता, वो बता ही नहीं सकता, जैसे कि माजी में नवाज शरीफ साहब की उन्होंने एग्जाम्पल भी कोट किया है। तो उस पर हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दैट?
जो शख्स इस वक्त नाहक जेल में बैठा हुआ है, उस नाहक शख्स के मैंडेट पे ही मरवत साहब नेशनल असेंबली के मेंबर हैं। वो पहली दफा एमएनए बने हैं, वो इमरान खान साहब की ही वजह से बने हैं। जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी इमरान खान साहब जेल में थे। ये उन्हीं का मैंडेट है। अगर जेल में जो बंद शख्स है उससे इतने ही उनको मसला है तो फिर अपनी सीट से इस्तीफा दे, जाके इलेक्शन लड़े, फिर उनको अपनी हैसियत का पता लग जाएगा। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, ये तो आपकी बात, इस पे भी वजाहत आ गई है। मुझे साथ ये भी बताएं कि जो आपके रिसेंटली, जो पहले भी मैंने जिक्र किया, मुजफ्फराबाद और मर्दान के जलसे हैं, उस पे हुकूमत और नून लीग, अगर इख्तियार वली साहब या हुकूमत ही कह रही है कि गंद साफ हो चुका है, पीटीआई अब 1000 बंदा भी या 1000 कुर्सियां भी नहीं बढ़ सकती, सर क्या वाकई पीटीआई का ग्राफ नीचे जा रहा है, और या फिर ये सिर्फ इंतजामी नाकामी लगती है आपको? कोई नाकामी नहीं है, ना ही तहरीक इंसाफ का कोई ग्राफ गिरा है। आपने देखा होगा तहरीक इंसाफ ने जहां भी कॉल दी है, जहां भी लोगों को जमा किया है, वो एक जमा गफीर होता है। मर्दान का जलसा आपके सामने है, मुजफ्फराबाद की स्ट्रीट मूवमेंट आपके सामने है। पंजाब में जब सीएम सुहेल अफरीदी गए तो वहां पे इनको इतना खौफ था अफरीदी साहब का और इमरान खान साहब का कि इन्होंने कर्फ्यू लगाना पड़े। फिर सिंध में आपने मनाजिर देखे कि बाग जिनाब को भर लिया गया था। हैदराबाद के चौकों पे, जामशोरों के चौकों पे आपने जमे गफीर देखा। फिर खैबर पख्तूनख्वा में मैस मोबिलाइजेशन देख रहे हैं। तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। अगर कोई इस गलत फहमी में है कि तहरीक इंसाफ का ग्राफ जो है वो नीचे जा रहा है, लोगों को निकाल नहीं पा रहे, तो हम चैलेंज करते हैं कि तो शफी, अगर आप लोगों की स्ट्रीट पावर उसी तरह से इंटैक्ट है जैसे माजी में थी, जैसे हमेशा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो मशहूर रही है उस जमात के लिए, उस जमात के तौर पे जो कि स्ट्रीट पे बड़ी आवाम को निकाल सकती है, अगर आपकी इतनी इंटैक्ट है तो फिर आप लोग प्रेशर क्यों नहीं बिल्ड कर पा रहे? क्यों एटलीस्ट, चले इमरान खान की रिहाई तो बहुत बड़ा मामला है, इलेक्शन में जो आपका मैंडेट अगर आप कहते हैं कि चोरी हुआ वो वापस होना तो बहुत बड़ी बात है। आप तो इलाज करवाने के लिए इमरान खान को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सके, तो इसकी फिर नाकामी ये तो है ना बज़ाहिर, तो इसकी वजह क्या है फिर? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो इमरान खान साहब की निज़ाम के खिलाफ जो जंग है, ये बहुत बड़ी जंग है। जितनी बड़ी जंग आपकी होगी उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएँगी। बात बड़ी वाज़ेह है कि इस मुल्क में यहाँ इस वक़्त ना आईन है, ना कानून है। जेल का सुपरडेंट इतना ताकतवर है कि वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की जो हुक्मनामा है, उसको मलहूज़ ख़ातिर नहीं लाता। जब रियासत में, जब मुल्क में आईन और कानून नहीं होता, तो फिर इस किस्म की मुश्किलात होती है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल इंटैक्ट है, भरपूर प्लानिंग हो रही है। गलती की गुंजाइश हमारे पास भी नहीं है और एक सोच इस वक़्त डेवलप हो चुकी है कि इस बार जो भी कॉल दी जाए या जो भी लाएअमल सामने रखा जाए, वो नतीजा खेज़ होना चाहिए। इसके लिए मरकज़ी लीडरशिप, हमारी सूबाई लीडरशिप, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जगही साहब के साथ भी राब्ते में है और भरपूर प्लानिंग हो रही है। कुछ ऑप्शन ज़ेरे गौर है। जो भी ऑप्शन पिक किया जाएगा वो इंशाल्लाह नतीजा खेज होगा और उसके लिए भरपूर प्लानिंग हो रही है। अच्छा शफी, जो आप कह रहे हैं प्लानिंग हो रही है, उस प्लानिंग में एक तरफ तो चले इमरान खान की रिहाई, उनका इलाज या दीगर उनसे मुतालिक जो मामलात वो हैं ही हैं, लेकिन अपोजिशन का एक किरदार बड़ा तामीरी भी होता है, वो अवाम के फलाह बहबूद के लिए होता है। पेट्रोल तकरीबन इस वक्त 400 रुपए के करीब पहुंच चुका है, अवाम बिजली के बिल्स बिल्कुल नहीं दे पा रहे, और जंग की जो सूरत हाल है उसमें लगता है कि ये सिचुएशन मजीद खराब हो जाएगी, पावर्टी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि जो एजेंडा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान की रिहाई, उससे बाहर निकल के अगर पीटीआई इस अवामी गुस्से को इस्तेमाल करे और कोई बड़ी तहरीक निभाए, चलाए बतौर एक ऑपोजिशन, तो जो बयानात है उससे बाहर निकल के तो वो ज्यादा जो है उसका फायदा हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? 8 फरवरी को जो वोट तहरीक इंसाफ को पड़ा, जो मुझे पड़ा, जो आफरीदी साहब को पड़ा, जो जुनैद अकबर खान साहब को पड़ा, वो इमरान खान साहब की रिहाई का वोट है। रिहाई जो है वो हमारी प्रायोरिटी है, गवर्नेंस उसके साथ चल रही है। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस आपके सामने है, कोई भी सर्वे उठा ले उसमें खैबर पख्तूनख्वा सबसे आगे होगी गवर्नेंस के लिहाज से। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है जो करप्शन के हवाले से, जिसमें सिंध सबसे आगे है 46% के साथ, 39% के साथ पंजाब का दूसरे नंबर, फिर बलूचिस्तान और फिर खैबर पख्तूनख्वा। इस तरह अगर आप गुरबत की सर्वे देख ले तो पंजाब सबसे आगे है। तो गवर्नेंस के लिहाज से तो खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो बेहतरीन परफॉर्म कर रही है। जहां तक आपने पोजीशन की बात की, पेट्रोल बम की बात की, प्राइसेस की बात की, तो आपको याद होगा कि जब 150 का पेट्रोल था, ये हुकूमत जो है उस वक्त कोई साइकिल पे आता था, कोई रात को जाके वीडियो बनाता था, कोई माइक पकड़ के कहता था कि जब पेट्रोल महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। मरियम सफदर अपने जलसों में गला पाड़ पाड़ के ये बात करती थी। अब वो 150 का पेट्रोल जो 520 का इस वक्त मिल रहा है और 400 का पेट्रोल इस वक्त है और डीजल भी 400 का है, 520 तक की कीमती जा चुकी थी। अब लेवी का जो इशू है वो इस हफ्ते डिसाइड होगा। अगर आईएमएफ नहीं माना तो 50 से 55 रुपए मजीद महंगा किया जाएगा। तो अभी जो 450 का अगर ये पेट्रोल पहुंच जाता है या अभी 400 का पेट्रोल है, तो ये किसकी नाकामी है? ये जो हुकूमत है ये किसी सेक्टर में कामयाब नहीं हुई। आपको याद होगा कि ये कहते थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है। किधर है वो तजुर्बेकार टीम जो 150 का पेट्रोल 520 पे ले गई है? जो जीडीपी ग्रोथ आपके सामने, एक्सपोर्ट्स इस वक्त कम तरीन सतह पे है, गुर्बत
गुर्बत जो है वो पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है, 41 साल बुलंद तरीन सतह पे बेरोजगारी है, कोई इनके पास इकोनॉमिक रिवाइव का प्लान नहीं है, एक मुल्क से कर्जा लेते हैं, वो कर्जा वही पैसे हैं तो वो मैंने दूसरे यही मुल्क कहा को ना कि रिटर्न कुछ कर भी नहीं देते है, हैं। तो फिर तो आपको सड़कों पे होना चाहिए था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आवाम के साथ मिलकर उनकी आवाज बनना चाहिए था, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर कुछ नजर आता भी है तो वो सिर्फ इमरान खान से मुतालिक ही होता है। देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई हमारी प्रायोरिटी है। ट्रू, होनी भी चाहिए सर, आपके लीडर है, लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई हो या इमरान खान साहब की सेहत हो, वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल होगा। ठीक है। और आप देख रहे हैं मुलाकात के हवाले से हो या सेहत के हवाले से हो, तो पार्टी ने कई दफा धरना भी दिया और कोर्ट्स में भी केसेस को फॉलो किया जा रहा है। वो अलग बात है ठीक कि है। केसेस नहीं लगाए जा रहे, पिटीशन नहीं सुनी जा रही। आपने देखा होगा कि अफरीदी साहब ओपन रोस्टम पे गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने जज से मिलना चाहा, इनकार हुआ। ओपन कोर्ट में गए, सलाम किया, सलाम का जवाब दिए बगैर वो चैम्बर में चले गए। लेकिन तमाम तर सख्तियों के बावजूद तहरीक इंसाफ इंटैक्ट है, तहरीक इंसाफ भरपूर तैयारी कर रही है, प्लानिंग कर रही है, बड़े एहतजाज के लिए कुछ ही दिनों में पूरा लाएमल आपके सामने होगा। चलें, ये हम काफी दिन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन चलें, आई होप सो कि ऐसा कुछ होता है। शफी, मुझे आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, केपी असेंबली से मुतालिक अगर इमरान खान का लेट्स से कि वो बयान दुरुस्त साबित होता है जहां पे वो कह रहे हैं कि इस्तीफे दे देने चाहिए, असेंबलियां तोड़ देनी चाहिए, पहले भी माजी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने असेंबलियां तोड़ी थी, तो अब जो आपकी लीडरशिप है उसके अंदर क्या आवाज ज्यादा पाई जाती है कि असेंबलियां अगर तोड़ने का हुक्म आता है तो तोड़ दी जाएंगी या नहीं तोड़ी जाएंगी? तोड़ी जाएगी, ये तो केपी है पर्टिकुलरली, बाकी इस्तीफे ही हैं नेशनल असेंबली से। अगर ऐसी कोई भी हिदायत इमरान खान साहब की आती है तो सुहेल आफरीदी साहब 2 सेकंड नहीं लगाएंगे, ना ही कोई मेंबर 2 सेकंड लगाएगा अपनी इस्तीफे में। जो भी इमरान खान साहब की हिदायत होगी उस पर लब्बैक कहा जाएगा। वजीर आला साहब जो है उस पर उसको कबूल करेंगे और इसकी मिसाल तो शफी, ये तो फिर डायरेक्ट मैसेज तो इमरान खान का आ नहीं सकता क्योंकि वो जेल में है, तो वो जो उनसे मिलने के लिए कोई जाएगा, जैसे अभी के केस में बैरिस्टर सलमान सफदर, अगर उनकी तरफ से ये कहा गया तो फिर आप लोगों ने माना क्यों नहीं? नहीं, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने ऐसा कोई पैगाम बाहर नहीं लेके आए। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं और उनका ट्वीट जो है वो मौजूद है। अगर ऐसा अच्छा। कोई भी बयान किसी के जरिए भी आता है, बिल्कुल उनको हर बयान को, हर हिदायत को मनवन कबूल किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफी, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज की न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।